हेलो एवरीवन। एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज हम एसएससी के जो अभी रिसेंटली जितने भी एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उन सभी के पेपर को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, और उसके साथ साथ हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें जितने भी कंसेप्ट हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के जितने भी कंसेप्ट हैं उनको हम वन बाय वन ईच टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज जो हम ले रहे हैं वो हम एसएससी सी एच एस एल 2019 का जो अभी अक्टूबर में 12 अक्टूबर को फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड and L and M are the middle points of the sides XY and XZ। क्या कि L जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है किसका, साइड XY का। तो XY का हमने एक मिड पॉइंट लिया जो कि है L एंड M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड XZ और XZ का मिड पॉइंट क्या है हमारे पास, M है। ठीक है, R इज अ पॉइंट ऑन द सेगमेंट LM। अब एक R पॉइंट और है जो LM पर है। ठीक है, LM पर एक R पॉइंट है जो सच दैट एल आर रेशियो आर एम की जो ये एल आर रेशियो आर एम है वो कितना है 1:2 है। अच्छा, अब ये रेशियो का क्या मतलब होता है, इस रेशियो का मतलब है कि सपोज हमारे पास एक लाइन सेगमेंट ए बी है। क्या है, एक लाइन सेगमेंट ए बी है जिस पर हम कोई एक पॉइंट लेते हैं सी जो इंटरसेक्ट करता है लाइन सेगमेंट ए बी को 2:3 में। तो ये बताता है कि टोटल लेंथ अगर ए बी की 2+3 5 यूनिट है, अगर ए बी की टोटल लेंथ 5 यूनिट है तो ए सी वाला जो सेगमेंट होगा वो 2 यूनिट होगा और बी सी वाला जो सेगमेंट होगा वो 3 यूनिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एल एम की जो टोटल लेंथ होगी वो कितना होगी, 3 यूनिट होगी। ठीक है, आगे देखते हैं एल आर इज इक्व टू 3 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो ये एल आर वाला सेगमेंट है मतलब 1 यूनिट की वैल्यू उसने क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। 1 यूनिट की जो वैल्यू हमें क्या गिवन है वो है 3 सेंटीमीटर। तो 3 यूनिट कितना होगा, हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एल एम का जो लेंथ होगा वो कितना होगा 9 सेंटीमीटर और हमें बताना क्या है वाई जेड। तो हमें ये वाली लेंथ बतानी है। हमें पता है कि किसी ट्राइंगल में सपोज ए बी सी में हम यहाँ दोनों साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर ज्वाइन करते हैं डी एंड ई को, तो जो डी की लेंथ होती है वो हाफ ऑफ द बी सी होती है इस वाली लेंथ की। अगर ये लेंथ x है तो ये वाली लेंथ क्या होगी 2x होगी। तो यहाँ पर ये जो एल एम लाइन सेगमेंट है इसकी लेंथ कितनी है 9 सेंटीमीटर है, तो वाई जेड की लेंथ कितनी होगी 18 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होगा 18 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए क्या करेक्ट होगा 18 सेंटीमीटर। इसी के साथ एक और यहाँ पे कंसेप्ट हम कवर कर लेते हैं क्या कि अगर किसी ट्रायंगल में सपोज अगेन ए बी सी एक ट्रायंगल है और हम बी सी के पैरेलल कोई लाइन क्या कर रहे हैं ड्रॉ कर रहे हैं जो अदर टू साइड्स को क्या करती है इंटरसेक्ट करती है, कहाँ, पॉइंट डी एंड ई पर। ठीक है, और ये डी पैरेलल है किसके, बी सी के। तो जो ए डी रेशियो बी डी होगा, ए डी रेशियो डी बी होगा वो इक्वल होगा ए ई रेशियो ई सी के, ए रेशियो ई सी के। तो एसएससी में यहाँ इसको लेकर भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्या कि अगर मान लो ये 2 यूनिट है, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 5 है, तो बताओ ई सी कितना होगा। तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 2/3 इज इक्व टू 5/x। तो ये x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं 15/2 इज इक्व टू 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6300 को एक्स वाई जेड के बीच में इस प्रकार बांटा जाता है कि एक्स वाई जेड हमारे पास 3 लोग हैं। ठीक है, यहाँ ये 6300 है कि एक्स वाई जेड हमारे पास 3 लोग हैं जिसमें एक्स रेशियो वाई 7:5 है। मतलब कि अगर एक्स को 7 रुपये मिलता है तो वाई को कितना मिलता है 5 रुपये और वाई रेशियो जेड कितना है 4:3। मतलब अगर वाई को 4 रुपये मिलता है तो जेड को कितना मिलेगा 3 रुपया मिलेगा। तो हमने इसे यहाँ पर इस तरह से एक साथ अरेंज कर दिया। अब देखो y तो एक ही आदमी है, अब उसे अलग अलग धनराशि तो नहीं मिल सकती है,
तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। तो बराबर करने के लिए हम इसे इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर इस रेशियो को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर ये भी होगा और यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो 7 4 जा कितना होगा 28, और ये दोनों क्या हो जाएंगे 20, और 3 5 जा 15। तो यहाँ पर एक्स वाई को और जेड को कितना कितना रुपया मिला है, 28 20 और 15। तो टोटल रुपए कितने होंगे, 28 प्लस 20 48 प्लस 15 कितना 63। अगर हमारे पास 63 रुपया था तो एक्स को कितना मिला 28 रुपया, वाई को कितना मिला 20 रुपया, और जेड को कितना मिला 15 रुपया। ठीक है, लेकिन हमें बताना क्या है, फाइंड द शेयर ऑफ वाई। वाई को कितनी धनराशि मिली। तो y के लिए हमें पता है कि हमारे पास पैसा कितना था 6300। तो यहाँ पे इस टोटल को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये y के शेयर को भी हमें किससे गुना करना पड़ेगा 100 से। तो ये हमारे पास कुल मिलाकर कितना आएगा 2000 रुपए। तो y को कितना धनराशि मिली होगी 2000 रुपए मिली होगी, जो कि अपना सेकंड ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, M is the circumcenter of triangle ABC with circum radius 15 सेंटीमीटर। मतलब कि मान लो एक सर्किल हमारे पास है और उसमें एक ट्राइंगल ABC है, ABC। तो ये सर्किल कैसा सर्किल होगा, सर्कम सर्किल होगा कि ट्राइंगल के एक्सटीरियर पॉइंट से हम सर्किल अगर ड्रॉ करते हैं तो वो सर्किल जो होता है वो सर्कम सर्किल होता है। और उसमें क्या बोला है कि M सर्कम सेंटर है, M क्या है परिकेंद्र है। तो हम एक पॉइंट ले लेते हैं M, जो कि क्या होगा परिकेंद्र होगा। ठीक है, यहाँ पे हमें दी हुई है परित्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर, कि यहाँ पे जो सर्कम रेडियस है वो 15 सेंटीमीटर है, एंड BC इज 24 सेंटीमीटर, और BC की जो लेंथ है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर है, एंड ML इज परपेंडिकुलर टू BC। और M पॉइंट से BC पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो कि L पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो ML परपेंडिकुलर हो गया किस पर, BC पर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ ML, और हमें क्या बताना है, ये ML ही बताना है। अच्छा, ये हमें पता है कि किसी सर्किल में किसी कोड पर सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर भी एक BC क्या है सर्किल के लिए कोड है, और सेंटर M से हमने क्या डाला है लंब डाला है। तो ये भी बराबर 2 भागों में क्या हो रही होगी, विभाजित हो रही होगी। तो ये बराबर भागों में बटेगी तो 12 12 होगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। तो ये देखो 5 इंटू 3, ये 4 इंटू 3, तो ये कितना होगा 3 इंटू 3, 5 4 3 का हमारे पास क्या होता है ट्रिपलेट होता है। तो ML की लेंथ जो आएगी वो कितना आएगी 9 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट नहीं तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं, क्या कि 15 स्क्वायर इक्वल होगा बेस स्क्वायर 12 स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर जो कि हमारे पास है ML स्क्वायर। तो इसे सोल्व करेंगे तो ML की वैल्यू कितना आएगी 9 सेंटीमीटर आएगी। अब देखो ये जो हमने कंसेप्ट जाना है, इसको डिटेल में जानने के लिए हमें आपको वो वीडियो देखनी होगी जो हम कंसेप्ट वाली बनाएंगे। ठीक है, तो वो कंसेप्ट जानने के लिए आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिस्कस करना फिर वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ 8 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें न्यूनतम मान बताना है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है मिनिमम वैल्यू के लिए, तो हम यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो साइन में और कोसेक में गिवन है। किसमें, साइन में और कोसेक में, और ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं रेसिप्रोकल। तो हमें पता है अगर a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हमें गिवन है, ठीक है, और इफ a इज ग्रेटर देन b, तो a की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है किससे b से। तो मिनिमम जो वैल्यू होगी ना, मिनिमम वैल्यू किसकी, इस फंक्शन की, इस पूरे फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी 2√ab। ठीक है, और अगर a लेस देन है b से, a लेस देन है b से, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी a प्लस b। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा अगर गिवन है तो a अगर बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2√ab, और अगर b बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी a प्लस b।
तो यहाँ पर देखो a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट है, तो यहाँ देखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट क्या है 25, और b क्या है कोसेक स्क्वायर थीटा का कोफिशिएंट 8। तो यहाँ पर a क्या है, ग्रेटर है b से, तो यहाँ ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी 2 रूट ए बी, और a की वैल्यू क्या है 25 और b की वैल्यू क्या है 8। अब 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 जाएगा, और 8 को हम 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, तो 4 रूट से बाहर जाएगा तो 2, और ये 2 हमारा क्या रह जाएगा रूट में, तो 5 2 जा 10 और 2 20, और ये 20 रूट 2। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू क्या आई है 20 रूट 2, जो कि अपना फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब देखो क्या कि शैक्षणिक सत्र 2018-19 के लिए कविता की उसके स्कूल में उपस्थिति 216 दिन है। ठीक है, उसकी उपस्थिति की गणना करने पर यह देखा गया कि उसकी उपस्थिति 90% थी। मतलब कि कोई एक शैक्षणिक सत्र ले लिया, कोई सेशन के लिए ले लिया एक पर्टिकुलर ईयर के लिए, तो उसमें कोई कविता है, उस कविता की जो स्कूल में उपस्थिति है वो क्या है 216 दिन है। ठीक है, अब लास्ट में जब वो एक रिजल्ट निकल कर आया है, या फिर वो जो हम एक लिस्ट लगती है, अटेंडेंस लिस्ट लगती है स्कूल में, तो उसमें पता चला कि जो कविता दीदी की थी उनकी अटेंडेंस कितनी थी 90% थी। ठीक है, मतलब कि टोटल एक्स डेज के लिए अगर स्कूल लगा तो उसका 90% जो है वो कितना आया हमारे पास 2 से 16 आया। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, स्कूल में कुल कार्य दिवसों की संख्या ज्ञात करो। मतलब हमें ये एक्स ही बताना है कि टोटल कुल कितने दिनों के लिए स्कूल लगा था, जिसमें से 216 दिन के लिए कविता दीदी स्कूल आई थी। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18 और 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 10, ये 240। मतलब कि 240 दिन के लिए स्कूल लगा था, जिसमें से 216 दिन के लिए ही कविता क्या गई थी, स्कूल में गई थी, और बाकी दिन कहाँ बंक किया था। ठीक है, तो यहाँ अपना कौन सा, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी ईयर्स, मतलब यहाँ पे हमें क्या बताना है, टाइम बताना है, टाइम। इन हाउ मैनी ईयर्स शैल 3500 रुपीज इन्वेस्टेड एट रेट 10%। अब देखो यहाँ हमें रेट भी गिवन है और यहाँ हमें प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है। सिंपल इंटरेस्ट, अब ये क्वेश्चन किसका हो गया, सिंपल इंटरेस्ट का हो गया, पर एनम अमाउंट टू 4800, और हमें यहाँ अमाउंट भी गिवन है कि 3500 रुपया हमने दिया इंटरेस्ट पर, किस रेट पर 10% पर दिया, और टी टाइम के लिए दिया, मान लो कि टाइम हमने कितना मान लिया टी, तो टी टाइम के लिए दिया, तो वो हमें कितना रुपया मिला बाद में, वो मिला टी टाइम के बाद 4500 रुपया हमें मिला। तो हमने कितना रुपया कमा लिया उसमें, 1000 रुपये इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो 3500 पर 10% की रेट से टी टाइम में हमने 1000 रुपये कमाया। तो इसको सोल्व किया तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 0 0 1 0 से कैंसिल है, 20/7। मतलब टाइम हमारे पास कितना आ गया, 20/7 आ गया, और इसे फर्दर सोल्व करने पर ये 2 6/7। मतलब हमने कितने टाइम के लिए 3500 रुपया इंटरेस्ट पर चलाया, 2 साल 6/7 मंथ के लिए हमने क्या किया, अपने 3500 रुपए को इंटरेस्ट पर दिया, तो हमें 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कितने का, 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये अपना सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हाँ देखो, ऋचा ए से बी की यात्रा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, बी से सी की यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा सी से डी की यात्रा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। मान लो कोई ऋचा एक लड़की है जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, एंड बी से सी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, एंड सी टू डी वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, और यदि ए बी इक्व टू बी सी इज इक्व टू सी डी है, तो ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो हमने डी मान लिया। तो ऋचा की औसत चाल ज्ञात करें। हमें क्या करना है कि ए से डी तक ऋचा की जो एवरेज स्पीड है ना, हमें वो बतानी है कि ए से डी तक ऋचा किस एवरेज स्पीड से ट्रेवल की है। ठीक है, तो अब जब हम ये डिस्टेंस मान ही रहे हैं, तो हम इसे एक ऐसा डिस्टेंस मान लें जो कैलकुलेशन को क्या कर दे, इजी कर दे। तो हम जब भी कुछ मानेंगे तो हम इस स्पीड का एलसीएम ले लेंगे, ये 20 किलोमीटर,
तो हम इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 15, 20 और 30 का एलसीएम क्या आएगा, 60 आएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हमने क्यों लिया वो मैं अभी आगे बताऊंगा। और ये हमारे पास कितना आ गया डिस्टेंस, 60 किलोमीटर आ गया। तो ये डिस्टेंस 60 किलोमीटर आ गया। अब सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से अगर हम ट्रेवल करते हैं तो टाइम क्या लगेगा, अलग लगेगा। तो यहाँ टाइम हमारे पास क्या आएगा कि 60 किलोमीटर को अगर 15 की चाल से हम चलते हैं तो 4 घंटे लगेंगे, और अगर 20 किलोमीटर की स्पीड से चलते हैं तो 3 घंटे लगेंगे, और 30 की स्पीड से चलते हैं तो 2 ही घंटे लगेंगे। ठीक है, तो टोटल टाइम हमें इस जर्नी में कितना लगा ए से डी तक, ये 4, 3, 7 और 2, 9 घंटे लगे। और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 60 प्लस 60 प्लस 60, 180। हमें एवरेज स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो वो क्या होगा 180 अपॉन 9 आवर्स। तो ये कितना आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि रीचा किस स्पीड किस एवरेज स्पीड से ए से डी तक गई हैं, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने ये क्यों लिया, देखो अगर हम ये नहीं लेते तो यहाँ पे टाइम क्या आता, टाइम हमारे पास आता d/15। यहाँ टाइम क्या आता, ये आता d/20, और ये टाइम आता d/30। और जब हम इसे सोल्व करते एवरेज स्पीड अगर हम निकालते हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होता 3d, और इधर हम टाइम का सम लिखते हैं d/15 प्लस d/20 प्लस d/30। तो अब इस इक्वेशन को जो ये अपने पास बना इसे सोल्व करना क्या हो जाता, थोड़ा टिपिकल हो जाता और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो पेपर के लिए हमें टाइम भी बचाना पड़ेगा, तो इसलिए हमने जो ये डिस्टेंस है वो एक ऐसा फैक्टर मान लिया जो इनसे इजीली क्या हो जाए, ये डिवाइड हो जाए। क्योंकि यहाँ पे ये हर जो डिस्टेंस होगा वो हर बार डिवाइड होगा, तो इसलिए हमने एक ऐसी वैल्यू मान ली जो तीनों से इजीली डिवाइड हो जाए। और वो क्या होती है, छोटी से छोटी वैल्यू, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसलिए हमने यहाँ पे एलसीएम माना। तो अपना आंसर क्या आया 20 किलोमीटर पर आवर, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखो यहाँ पर अपने पास क्या है कि जो सेम वैल्यू बैठी है लेकिन एक बार प्लस है और एक बार माइनस है। तो तब भी कभी भी इस तरह की अगर हमें वैल्यू देखने को मिलती है तो यहाँ पर क्या लग रहा होगा, कंपोनेंडो और डिविडेंडो लग रहा होगा। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो कैसे, देखो क्या होता है कि अपने पास कोई फ्रैक्शन है x/y, और मैं इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, तो ये क्या बनेगा कि न्यूमरेटर में एक बार तो डिनोमिनेटर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, x+y/x-y, एक बार लगाने पर। अब अगर मैं इसमें दोबारा कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, x+y। हमने न्यूमरेटर में पहले क्या किया था, डिनोमिनेटर को ऐड किया है, तो देखो हमने किया। अब हम क्या कर देंगे, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसे सोल्व करने पर देखो ये y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2x आएगा, और ये यहाँ माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो ये क्या बनेगा, -x+y। तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 2y। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास क्या आया, x/y आया। ठीक है, तो देखा कि जब हम सेम फ्रैक्शन पर दो बार कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो हमें सेम फ्रैक्शन वापस से मिल जाता है। ठीक है, तो कंपोनेंडो डिविडेंडो समझ आया क्या होता है। तो अब मैं अगर इस पर कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाता हूँ, मतलब ये इस तरह की कुछ वैल्यू हमें यहाँ गिवन है। ठीक है, और अगर मैं इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, एक फ्रैक्शन मिल जाएगा। मतलब यहाँ जो वैल्यू बैठी है और जो यहाँ बैठी है वो न्यूमरेटर होगा और ये क्या होगा, डिनोमिनेटर होगा। तो मैं यहाँ पर इसे किस तरह से लिख सकता हूँ, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। या फिर हम यहाँ पर लगा भी सकते हैं कंपोनेंटो डिविडेंडो को, कैसे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस प्लस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा माइनस साइन थीटा। और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल आउट और यहाँ साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट, तो ये 2 कोस थीटा अपॉन 2 साइन थीटा आया, और 2 से 2 मर गया तो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो यही बना अपने पास।
लेकिन मैथमेटिक्स में अगर हम LHS में कोई ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वो RHS में भी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ 8 कैसा फ्रैक्शन होगा, 8/1, और यहाँ अगर हम कंपोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे तो 8 + 1 अपॉन 8 - 1 होगा। तो ये कितना आया, 9/7। तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है, cot थीटा, इज इक्वल टू 9/7 होगा। और यही हमें बताना है कि cot थीटा इज इक्वल टू, मतलब cot थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो 9/7 होगी, जो कि अपना ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये द एवरेज एज ऑफ 25 मैन, मतलब 25 लोगों की जो एवरेज एज है अपने पास कितनी है, 28 ईयर्स है। एंड 5 मैन ऑफ एन एवरेज एज 25 ईयर्स, और 5 नए लोग हैं जिनकी एवरेज एज अपने पास है 25 ईयर्स, 25 साल। ज्वाइन देम, अब ये 5 लोग इन 25 लोगों को ज्वाइन कर लेते हैं, तो टोटल कितने लोग हो गए हैं, 30 लोग हो गए। फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द मैन टुगेदर, अब हमें इन 30 लोगों की एवरेज एज बतानी है। तो देखो, अगर हम इसे बेसिक मेथड लगाएं तो टोटल हमें एवरेज निकालना है, तो क्या होगा, टोटल एज डिवाइड बाय टोटल पीपल या टोटल मैन। ठीक है, तो टोटल एज कैसे निकालेंगे, 28 मल्टीप्लाई बाय 25 कितना होगा, 25 8 है 200, 25 दूनी 50 20 70, 700 आया, और ये 25 पंजे 125, तो ये आए 825। तो टोटल एज अपने पास 825 आ गई, और लोग कितने हैं टोटल, 30। तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15, और ये 27.5 ईयर्स। तो अपने पास एवरेज एज कितना आया 30 लोगों का, 27.5। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा डेटा बड़ा होता तो ये कैलकुलेशन करना थोड़ा टिपिकल हो जाता। तो इसलिए हम दूसरी क्या अप्रोच लगा सकते हैं कि यहाँ पे इन 25 लोगों की एवरेज एज कितनी है, 28 साल है, और इन 5 लोगों की 25 साल है। मान के चलो इन 25 लोगों को एक आदमी आके ज्वाइन करता है जिसकी एज है 25 साल, जो कि कितनी कम है इनकी एवरेज एज से, 3 साल कम है। तो वो 3 साल कितने लोगों में बढ़ जाएगा, इन 26 लोगों में बढ़ जाएगा। इसी तरह से जब ये 5 लोग आकर इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, 5 लोग आकर इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, और हर एक की जो एवरेज एज है वो 3 साल कम है, तो 5 लोगों की वजह से कितनी कम हो जाएगी, 5 या 15, तो टोटल 15 साल कम हो जाएगी। कितनी, 15 साल। और वो 15 साल कितने लोगों में डिवाइड होगी, कितने लोगों में, 30 लोगों में होगी। तो ये 1/2 आया, जो कि होता है 0.5 ईयर्स। तो इन 5 लोगों की वजह से कितना एवरेज कम होगा, 0.5 साल कम हो जाएगा हर एक का। तो 28 पहले कितनी थी, 28 थी, जो अब कितनी हो गई है, 0.5 कम हो गई है। तो फाइनल अपने पास कितनी आएगी, 27.5 आएगी एवरेज एज कितने लोगों की, 30 लोगों की। ठीक है, तो ये सेकंड ऑप्शन अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि कोट ए इज इक्वल टू के है, और साइन ए की वैल्यू बतानी है। अगर हमें कभी कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है और किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमसे वैल्यू पूछी है, तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि कोट ए को हम किस तरह से लिख लेंगे, हमें पता है ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। और अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल हम यहाँ बनाए, ए बी सी, और ये एंगल ए के लिए बात कर रहा है, तो एंगल ए के लिए ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा, बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोटेनियस होगा। ठीक है, ये लंब, ये आधार, और ये कर्ण होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेस की वैल्यू यहाँ क्या गिवन है, के, तो ये बेस की वैल्यू के है, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या गिवन है, एक, ये है। तो हम यहाँ से हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं पाइथागोरस लगाकर, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू एक स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो एच की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1 प्लस के स्क्वायर। तो एच अपने पास कितना आ गया, 1 प्लस के स्क्वायर अंडर रूट में। और हमें बताना क्या है, साइन है, हमें बताना है साइन ए की वैल्यू को। और साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है, 1, और हाइपोटेनियस कितना आया, अंडर रूट 1 प्लस के स्क्वायर। ठीक है, तो ये अपने पास थर्ड ऑप्शन सही होगा। तो अगर हमें कभी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन है तो हम बाकी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं सिंपली इससे। अगर हमसे कोस ए पूछा होता तो हम बेस बाई हाइपोटेनियस से वैल्यू निकाल देते। बेस कितना है, के, और हाइपोटेनियस कितना है, 1 प्लस अंडर रूट के स्क्वायर है। ठीक है,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है? सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन हमें हमेशा देखने को मिलेगा, जो कि सिंपली बोर्ड मास अप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो, हमें पहले ब्रैकेट सोल्व करना है। ये ब्रैकेट, उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है और उसके अंदर भी एक ही ब्रैकेट है, तो पहले मल्टीप्लाई होगा। 7 3 जा 21, 33 से 21 सब्ट्रैक्ट किया 12 आया, और ये बाहर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पर प्लस है तो पहले मल्टीप्लाई होगा। तो 9 8 जा 72, 72 प्लस 12 कितना आया, 84। अब इस ब्रैकेट से अपने पास क्या वैल्यू बाहर निकलेगी, 84। बाहर क्या है, 89, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे और कोई ऑपरेशन नहीं है, तो हम सिंपली इसे सोल्व करेंगे तो 5 आ जाएगा। बाहर ये वैल्यू निकली तो ये क्या है, डिवाइड में आएगी, और ये 90 प्लस माइनस का 15 है। तो प्लस है, माइनस है और डिवाइड है, तो पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 18 5 जा 90 होता है, 18 आया, और ये माइनस का 15। तो ये जब 18 माइनस 15 हमने किया तो अपने पास क्या रिजल्ट आया, 3। तो कितना आया, फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बस यहाँ पर हमें क्या करना है, थोड़ा फोकस करना है, ये प्लस माइनस में हमें मिस्टेक नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या है, दी गई आकृति में, मतलब ये एक सर्किल है, वापस से सरकम सर्किल है, और उसके अंदर एक ट्राइंगल है। बीसी एक जीवा है, बीसी एक क्या है, कोड है, जीवा जिसे बोलते हैं, तथा सीडी बिंदु सी से खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। सीडी पॉइंट सी पर एक टेंजेंट है। इफ एंगल एओसी इज इक्वल टू 118 डिग्री, ये पॉइंट ओ होगा। तो एओसी हमें कितना दिया हुआ है, 118 डिग्री दिया हुआ है। तो एसीडी का मान ज्ञात करो, एसीडी हमें ये वाला एंगल बताना है, सपोज थीटा है। ठीक है, देखो क्या होता है कि किसी भी सर्किल के लिए हम एक ट्राइंगल बनाए, तो और हमने इस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ की, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ट्राइंगल का और सर्किल का, उस पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो जो ये एंगल बना रहा होगा ट्राइंगल के साथ, टेंजेंट ट्राइंगल के साथ जो एंगल बना रहा होगा, वही एंगल यहाँ इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये थीटा होगा। सिमिलरली हमारे पास एक और कंसेप्ट होता है क्या, कि किसी भी सर्किल में एक क्वाड्रिलेटरल अगर है, तो हम अगर उसकी किसी भी साइड को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो वो जो एंगल बनाएगा, वो जो एंगल बनाएगा, जरूरी नहीं है 90 डिग्री हो, ये जो एंगल बनाएगा वो इंटीरियर अपोजिट एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये दोनों रिजल्ट डायरेक्ट हम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो देखो, अगर हमें ये वाला एंगल चाहिए तो हम इस वाले एंगल के इक्वल निकाल सकते हैं इसे। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इस एंगल की वैल्यू हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगी। कैसे? कि किसी भी सर्किल में कोई भी कोड जीवा सेंटर पे जो एंगल बनाती है, सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो डबल होगा किसके, जो एंगल उसने कहाँ फॉर्म किया होगा, सर्किल के किसी पॉइंट पर। सपोज ये एंगल अगर थीटा है तो सेंटर पे वो एंगल कितना होगा, 2 थीटा होगा। तो यहाँ पर ये एंगल कितना होना चाहिए, 59 डिग्री होना चाहिए, तभी तो ये 118 डिग्री रहा होगा। ठीक है, तो अपने पास ये थीटा कितना आया, 59 डिग्री आया, तो ये एंगल भी कितना होगा, 59 डिग्री होगा। तो ये अपने पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 11। अब अपने यहाँ पे डिविजिबिलिटी रूल आ गया है, तो हमें देखो डिविजिबिलिटी रूल किस किस का पता होना चाहिए, 2 का, 4 का, 8 का, 5 का, 7 का, 9 का और 11 का। 8 और 11 का तो हमें मस्ट पता होना चाहिए, और 9 का, ये तीन हमें जरूर पता होने चाहिए, इस पर रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि सपोज हमारे पास एक नंबर है जिसमें 3 डिजिट है, एक्स वाई जेड, ये तीनों क्या है, डिजिट्स हैं। तो हम क्या करते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस को ऐड करते हैं, अल्टरनेट पोजीशंस को ऐड किया और हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं रिमेनिंग पोजीशन से, सॉरी एक्स जेड को। अल्टरनेट पोजीशन क्या होगी, एक्स और जेड होगी, तो हमने एक्स प्लस जेड किया और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया किसको, रिमेनिंग पोजीशन को, क्या है, वाई है। तो ये जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट या तो 0 होना चाहिए या फिर मल्टीपल होना चाहिए किसका, 11 का, मल्टीपल ऑफ 11 आना चाहिए। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो नंबर, ये नंबर क्या होगा, 11 का मल्टीपल होगा या फिर 11 से डिविजिबल होगा।
ठीक है, तो हम यहाँ पे ईच ऑप्शन के लिए चेक कर लेते हैं। तो देखो अल्टरनेट पोजीशन 8 9 8, 8 9 17 प्लस 8 कितना होगा 25। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे रिमेनिंग को 7 प्लस 1 कितना 8, तो ये आया 17। तो 17 ना ही तो 0 के इक्वल है और ना ही मल्टीपल है किसका 11 का, तो ये अपना क्या नहीं होगा, डिविजिबल नहीं होगा किससे 11 से। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं क्या है, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 कितना आया 14 आया, सब्ट्रैक्ट होगा 1 प्लस 5 6 प्लस 7, तो ये कितना आएगा 7 आएगा। ये भी 0 के इक्वल नहीं है और ना ही मल्टीपल है किसका 11 का, तो ये भी किससे डिविजिबल नहीं होगा 11 से। नेक्स्ट देखते हैं 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 9 21, सब्ट्रैक्ट किया 6 प्लस 3 9 प्लस 1 10, तो देखो ये अपने पास 11 आ गया जो कि क्या है मल्टीपल है 11 का, तो ये अपना क्या होगा 11 से डिविजिबल होगा। तो एक बार चेक करने के लिए फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं, क्या 1 प्लस 7 कितना 8 प्लस 1 9 माइनस ये आया 6 प्लस 1 7, ये आया 2, तो ये भी 0 नहीं है और ना ही 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये भी हमारा डिविजिबल नहीं होगा 11 से। तो ये थर्ड ऑप्शन अपना क्या है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। हाँ देखो 15 मैन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 10 डेज, मतलब अगर 15 लोग 10 दिन काम करते हैं तो काम कंप्लीट हो जाता है। इन हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन कैन कंप्लीट द सेम टास्क, तो ये जो टास्क है कितना टोटल टास्क कितना है 150 है, इसको अगर 20 लोग करते हैं तो कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है M D1 डिवाइड बाय efficiency equals to M2 D2 H2 डिवाइड बाय E2। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ तो ये सिंपली हो जाएगा, हमें ये लगाने की जरूरत भी नहीं है। क्या कि अगर टोटल टास्क कितना है 150 है तो उसे 20 लोग कितने में कर लेंगे, कितना 7.5 में, कि 15 काम को 2 लोग अगर करते हैं तो 7.5 दिन में कर लेंगे। ठीक है, या फिर हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला को भी यूज कर सकते थे, M1 कितने लोग हैं यहाँ पर 15 लोग हैं और कितने दिनों में काम को कर रहे हैं 10 दिन में, और ना यहाँ पे हमें कोई आर बताएं कि कितने घंटे वो काम को करते हैं और ना ही किसी की एफिशिएंसी हमें बताइए। और यहाँ M2 हमें बताया है कितना 20 लोग है और डे हमें फाइंड करने हैं और आर्स हमें बताया ही नहीं है किसी भी ऑप्शन में। ठीक है, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा D2 की वैल्यू कितनी आई 15/2 इज इक्वल टू 7.5, तो ये अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, क्या यहाँ पे दिया हुआ है कि कोस x माइनस वाई इज इक्वल टू √3/2 और साइन x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 1/2। हमें पता है कि कोस 30 डिग्री क्या होता है √3/2 होता है और साइन 30 डिग्री भी कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, x माइनस वाई 30 डिग्री होगा और x प्लस वाई कितना होगा, x प्लस वाई भी 30 होगा। अगर हम यहाँ देखें कि x में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर और x में कुछ ऐड करने पर हमें कितना मिल रहा है 30, तो y जरूर क्या होगा 0 ही होगा और x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी फिर 30 मिलेगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो y से y कैंसिल आउट हो जाएगा और x प्लस x कितना आया 2x आया और 30 प्लस 30 कितना हो गया 60, ये 2 से यहाँ डिवाइड किया तो x इज इक्वल टू कितना आया 30, तो x की वैल्यू क्या होगी 30, ये फोर्थ ऑप्शन अपना सही होगा। 17 देखो क्या है x माइनस 2y इज इक्वल टू 3 और xy इज इक्वल टू 5, तो हमें फाइंड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर को। तो देखो इसे हम किस तरह से देख सकते हैं x माइनस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम लगाएं तो x माइनस टू वाई और x प्लस 2y, x माइनस 2y हमें गिवन है कितना 3 और x प्लस 2y हमें निकालना पड़ेगा, जो कि क्या हो जाएगा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इन दो इक्वेशन को सोल्व करना। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है और जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट एक प्राइम नंबर हो तो उन दोनों में से कोई एक नंबर क्या होगा 1 होगा। क्यों, क्योंकि प्राइम नंबर तो किसी का फैक्टर होता नहीं है,
तो वो कैसे मिल रहा होगा, ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1 होकर ही 5 आ रहा होगा। तो या तो y की वैल्यू 1 होगी या फिर x की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, तो हम यहाँ देखें कि x में से कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर भी हमें क्या मिल रहा है, पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। तो x क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, y से। तो x की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो अगर हम इसको पुट कर देखें, इसमें एक बार अप्लाई करके देखते हैं, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x की वैल्यू 5 लगाया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 5 माइनस 2 कितना आएगा, 3। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये दोनों वैल्यू क्या है, सही है। तो हमें इस वैल्यू को निकालना है, तो या तो हम x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, या फिर हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया है तो सीधा इसे पुट कर देते हैं। 5 प्लस 2 इंटू 1, तो ये 7 इंटू 3 कितना आया, 21। तो अपना आंसर क्या होगा, 21, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट देखो, अगेन ये जियोमेट्री पे क्वेश्चन आया कि दी गई आकृति में जीवाएं PQ और RS एक दूसरे को बिंदु L पर काटती हैं, RL की लंबाई ज्ञात करो। दिया हुआ है कि एक सर्किल है जिसमें दो कोड हैं PQ और RS, वो एक दूसरे को L पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें क्या बताना है, RL की लेंथ बतानी है। तो हम RL को x मान लेते हैं। हमें पता है कि इसी सर्किल में दो कोड XY एंड AB किसी पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है। तो XO मल्टीप्लाई बाय OY, XO मल्टीप्लाई बाय OY इक्वल होगा किसके, AO मल्टीप्लाई बाय OB के। ठीक है, और इस रिजल्ट को हम यहाँ यूज करें तो x मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल होगा किसके, 9 मल्टीप्लाई बाय 4 के। तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, तो ये कितना आया, 6। तो RL की लेंथ कितना होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो ये अपने पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्या कि किसी आयत का विकर्ण 15 सेंटीमीटर है तथा लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम एक आयत लेते हैं, क्या ABCD एक हमारे पास कोई आयत है। ठीक है, तो उसका जो विकर्ण है उसकी लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, या फिर लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ यहाँ पे 12 है लेकिन हमें ब्रेथ नहीं गिवन, लेकिन हमें क्या गिवन है, डायगोनल की लेंथ गिवन है। तो यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल होता है रेक्टेंगल में, तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, और राइट एंगल ट्राइंगल में ट्रिपलेट को यूज कर 15 12 और ये कितना होगा, 9 होगा। हमने अभी एक और क्वेश्चन में सेम ट्रिपलेट देखा था, 5 इंटू 3 और ये 3 इंटू 4 और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये अपने पास ब्रेथ कितनी आई, 9। तो एरिया अगर हमें निकालना है तो लेंथ है 2 और ब्रेथ है 9, तो ये कितना आया, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्या किया हुआ है, लिस्ट प्राइस ऑफ ए बाइक इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। 15% को हम क्या लिख सकते हैं, 5 या 15, 5 दूनी 10 और ये 0, कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना है, 20 है, तो उसने लिस्ट प्राइस को कितना ज्यादा रखा हुआ है, 3 अधिक रखा हुआ है, मतलब कि कितना होगा, 23 होगा। कि कॉस्ट प्राइस अगर किसी बाइक का 20 है, तो मार्क प्राइस मतलब लिस्ट प्राइस हम जिसे बोल सकते हैं वो कितना होगा, 23। अब आगे देखते हैं, इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%, और हमने उसे कितने डिस्काउंट पर बेचा है, 20% के। 20% को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/5। तो अगर बाइक की जो लिस्ट प्राइस है वो 5 है, डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, मार्क प्राइस पर दिया जाता है। तो अगर मार्क प्राइस अगर 5 है, तो उसे कितने में सेल किया है, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 1 लेस होगा। तो 5 में 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 4 आया। ठीक है, अब हमारे पास सेम ही बाइक की मार्क प्राइस ये हैं, तो ये दोनों सेम होंगे, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 423 से मल्टीप्लाई होगा और ये 25 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, ये 100 आएगा, और ये 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 92 आएगा। ठीक है, तो अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो हमने बेचा कितने में है, 92 में, तो कितने का लॉस हुआ, 8 का। और लॉस किस पर निकाला जाता है, किस कॉस्ट प्राइस पर। तो 100 पर हमें 8 का लॉस हुआ, तो कितने परसेंट लॉस हो गया, ये 8% हमारे पास लॉस आया। ठीक है, तो हमारा नहीं, डीलर का लॉस आया। ठीक है, तो ये अपना होगा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्या है, देखो अगेन ये हमारे पास कुछ प्रॉफिट लॉस का ही क्वेश्चन है, कि राम सोल्ड अ बाइक फॉर 70,000, कि राम ने एक बाइक 70,000 में बेची एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। 25% को मैं लिखता हूँ फ्रैक्शन में, तो ये आता है 1/4।
कि अगर बाइक की एक्चुअल प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी 4 है तो उसने 1 का प्रॉफिट कमा कर उसको कितने में बेचा, 5 में बेचा। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल द बाइक टू गेन 30%। तो अब वो उस बाइक को कितने में बेचे जिससे उसका जो प्रॉफिट है वो 25% से बढ़कर 30% हो जाए। मतलब कि अगर एक्चुअल कॉस्ट 10 रुपए हो तो अब वो उसे 13 रुपए में बेचेगा 3 का प्रॉफिट कमाकर। तो देखो उसने बेचा कितने में, 70,000 में पहली कंडीशन में, और मतलब कि 5 यूनिट में बेचा है उसने, तो 5 यूनिट की वैल्यू 70,000 है। हमें लिखते हैं तो 14 पंजे 70 होता है, तो ये 14,000, 1 यूनिट की वैल्यू 14,000 आई, तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 14 चौके 56,000। मतलब बाइक की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 56,000 होगी। और अगर बाइक की कॉस्ट अगर 10 रुपए है तो उसने 13 में बेचा है, लेकिन बाइक की कॉस्ट कितनी है, 56,000 है। तो ये 56,000 है तो 13 में बेचा है तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 13 78, 13 पंच 65 और 7 72। तो ये कितना आया, 72,800 रुपए में उसने बाइक को बेचना होगा, जिससे कि उसको प्रॉफिट कितने का हो, 30% का हो। ये अपने पास सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। देखो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू गिवन है, a प्लस बी प्लस सी, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इज इक्वल टू 0। a, देखो इसे मैं अगर चेंज करके लिखूं तो ए बी सी इज इक्वल टू 4, और ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू गिवन है, और हमसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देखो आपने एक इक्वेशन देखी होगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये एसएससी की एक फेवरेट इक्वेशन है जिसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। क्या, देखो यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब ये भी हमें गिवन है, ए बी सी भी हमें गिवन है, ए प्लस बी प्लस सी भी हमें गिवन है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू हमें बतानी है, तो इसे एक्स मान लेते हैं। एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखो जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ए बी सी एलसीएम आया, यहाँ किसकी कमी, बी सी की कमी, यहाँ किसकी कमी, ए सी की कमी, और यहाँ किसकी कमी, ए बी की कमी। तो ये कितना आएगा, 0, और ये यहाँ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। तो ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज इक्वल टू कितना आया, 0। तो हमें ये इसका भी वैल्यू पता चल गया, कितना आया, 0 आया। तो x माइनस 0 क्या होगा, 0 ही x होगा। और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम रखें तो यहाँ से 2 है, और 3abc की वैल्यू 4 है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 28 है। तो 28 माइनस 4 दिया 12, ये आया 16, और 2 इंटू एक्स, तो ये 2 से इसे कैंसिल आउट किया तो 8। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 8, जो कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। जो बाकी के जो 4 क्वेश्चन है, आज हमने 21 क्वेश्चन देखे हैं इसमें, जो बाकी के 4 क्वेश्चन है वो स्टैटिस्टिक्स के हैं। ठीक है, वो सभी क्वेश्चन हम एक साथ करेंगे, उनके लिए हम एक एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, किसकी, एक पाई चार्ट की, एक बार ग्राफ की, और एक लाइन के लिए भी बना लेंगे। वैसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है, अगर आया होगा तो बना लेंगे, बार ग्राफ की और पाई चार्ट की, जिसमें हम पहले कंसेप्ट जान लेंगे कि होता क्या है, और फिर उन पे प्रैक्टिस के लिए हम इन्हीं क्वेश्चंस को यूज में लेंगे जो एग्जाम्स में आए हैं। तो रियल डेटा के साथ अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेशन की वैल्यू है। तो हम रियल डेटा के साथ अगर प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता होगा कि कैलकुलेशन टफ है या फिर ईजी है। ठीक है, तो बाकी के 4 क्वेश्चन हम इन वीडियोज़ में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, जो सेकंड शिफ्ट का होगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट आज हमने कवर कर लिया है। ठीक है, तो सेकंड शिफ्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और जल्दी दूसरे सीरीज को भी हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कंसेप्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।